पुतिन की बीमारी से भी बड़ी बीमारी है युद्ध में दुनिया को झोंक देने का रोग। ऐसा रोग जहां जिंदा ही नहीं बल्कि मृतकों का सम्मान भी दम तोड़ रहा है। जहां एक साथ यूक्रेन में कई लोगों को दफन करने के लिए उन्हीं गड्ढों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो रूस के गोले जमीन पर गिरने के बाद बनते हैं। यानी तबाही के बाद जमीन में बने गड्ढे ही अब लोगों को दफन करने के लिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। एक न्यूक्लियर वॉर में लाखों लोगों की जान जाती है, लेकिन उससे भी पहले जान दे चुके लोगों को भी रूस यूक्रेन की लड़ाई में मरने के बाद फिर से मानो मारा जा रहा है। जब शहर के शहर वीरान हो रहे हैं, जब भविष्य के सपने बच्चों की आंखों में सुनसान हो रहे हैं, जब पहचान के तौर पर सिर्फ कुछ निशान बाकी रह जाते हैं, जब घर के मालिक अपने ही घरों में गिरे बमों से दफन हो जाते हैं, जब इंसानी जिंदगी छीन लेने वाले हथियारों की कब्रगाह भी शहर की सड़कों पर नजर आती है, तब हाल में ही एक वायरल वीडियो घूमने लगा जिसमें कई सारी कब्र खुदी दिखती हैं। ऐसी कब्र पहले ही क्यों खोद दी जाती हैं? इसे समझने के लिए पूरी कहानी देखिएगा। ये तस्वीर यूक्रेन के किसी मैदान की नहीं, ये तस्वीर किसी चिल्ड्रन पार्क की नहीं, ये तस्वीर उस मास ग्रेव या कहें बहुत बड़ी कब्रगाह बन चुकी जमीन की है। ऐसी जमीन जहां तबाह घरों के पास यूक्रेन में अपनों को दफनाने के लिए लोग मजबूर हो गए। आखिर क्यों? परमाणु युद्ध जब अभी छिड़ा नहीं, उससे पहले ही दावा है कि 38 दिन के भीतर यूक्रेन के कई शहर कब्रिस्तान की तरह बनाने के बाद रूस की सेना ने जब कुछ जगहों पर तनाव कम करने के लिए कदम पीछे खींचे तो भी मौत का बारूद बिछाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति के मुताबिक पीछे हटती रूसी सेना ने तबाही का नया तरीका खोजा। रूसी फौज हर जगह लैंड माइन बिछाती आ रही है, यहाँ तक कि मारे गए लोगों के शवों में भी माइन लगाकर रूस की सेना पीछे हट रही है। जगह जगह बारूदी सुरंग के तार लगे हैं। ऐसे हालात में आज तक संवाददाता गीता मोहन यूक्रेन के सैनिकों के साथ आपको वो गवाही दिखाने जा रही हैं, जिसे देखकर युद्ध को अपने वर्चस्व में मनोरंजन का साधन समझने वालों की भी रूह कांप जाए। यूक्रेन के मारियोपोल में जहां बच्चों को भी अब दफनाने के लिए कब्र लोग नहीं खोद पा रहे, वहां रूस के हमले में गिरी मिसाइल के बाद जहां गड्ढा हुआ वहीं लोगों को दफनाया जाने लगा। ये युद्ध की सबसे दिल दहला देने वाली कहानी है। मैस ग्रेव्स, जहां पर कई सारे लोगों को एक साथ दफना दिया जाता है, वो पाया गया है यहाँ पे मारियोपोल में। यहाँ पर विंटर्स में पूरी जो जमीन थी उस पे बर्फ जम गया था, इसलिए बहुत लोग अपने परिजनों को बेरियल नहीं दे पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक एयर बॉम्बिंग हुआ था जिससे ये क्रेटर, ये गड्ढा बन गया था, उसी में हम व्यूअर्स डिस्क्रेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो काफी दिल को दहलाने वाली हैं। यहाँ पर लोगों को डाल दिया ताकि इसको बैरी कर सके, लेकिन बैरी नहीं कर पाए। तो मैस ग्रेव नजर आ रहे हैं, मुश्किलें हैं लोगों के लिए, और युद्ध का एक जो रेमनेंट होता है, एक जो रिजल्ट होता है, वो ये भी होता है कि कैसे अपने लव्ड वंस को वो लोग एक डिसेंट बेरियल दे पाए। अब आप सोचिए, जिस यूक्रेन में घरों के पास ही मैदानों को शमशान बनाया जा रहा है, जहां रूसी हमले से बने गड्ढे में ही लोगों को दफन करने की मजबूरी यूक्रेन में है, उस युद्ध के बीच अगर हालात परमाणु युद्ध तक पहुंच गए तब विनाश कितना बड़ा होगा। रूस और यूक्रेन के बीच अब युद्ध के दिन मत गिनिए, मत सोचिए कि रूस ने कितनी तबाही मचाई, मत जानिए कि यूक्रेन ने कितने रूसी टैंक उड़ा दिए, क्योंकि अब गिनना देखना बाकी है तो सिर्फ वो काउंटडाउन जिसमें उल्टी गिनती परमाणु युद्ध की चल रही है। एक तरफ जेलेंस्की है, एक तरफ पुतिन है, और पुतिन के पास जो न्यूक्लियर वॉर छेड़ने का बटन है, आशंका उसी के दबने की है। ये चार घेरे देखिए जहां जेलेंस्की ने
पहले नेटो के साथ जाने की बात कहकर रूस को न्यूक्लियर वॉर छेड़ने के लिए ट्रिगर किया। इसके बाद दूसरी बार रूस तब भड़का जब यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया भर के प्रतिबंध लगने लगे। तीसरी बार दो ऐसी घटनाएं हुई जब लगा कि परमाणु युद्ध रूस छेड़ देगा। पहले यूक्रेन ने रूस में घुसकर ऑयल डिपो उड़ा दिया, फिर ब्रिटेन की दी हुई मिसाइल से यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले इलाके में पुतिन की सेना के हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया। अब ये चौथा गोला देखिए, क्या यही वो आखिरी लक्ष्मण रेखा होगी जिसे यूक्रेन या नेटो के किसी देश ने तोड़ा तो पुतिन वो न्यूक्लियर बटन दबा देंगे जो सफेद रंग का होता है? इसका बहुत बड़ा डर है। क्या यूक्रेन के कंधे से चली ऐसी ही ब्रिटेन की मिसाइल ने पुतिन की तरफ से परमाणु हमले की उल्टी गिनती तेज कर दी है? क्या पहले पुतिन की सैन्य खुराक के अड्डे को खाक करके यूक्रेन ने परमाणु युद्ध की ज्वाला को धधकाया? क्या अब यूक्रेन ने पुतिन की आर्मी की पूंछ पर अपना पांव रख दिया है? क्या रूस के कब्जे वाले इलाके में रूसी हेलीकॉप्टर की टेल यानी पूंछ यानी पिछले हिस्से पर वार करके चौथी बार ज़ेलेंस्की ने परमाणु हमला लेने के लिए उकसा दिया है? युद्ध की इस विनाशक कहानी में ये 1 मिनट का वो वीडियो है जिसमें एक एक फ्रेम पुतिन की तरफ से न्यूक्लियर बटन दबने की आशंका को और मजबूत करता है। यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में कैमरा आसमान की तरफ है, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट की आवाज आती है। 25वें सेकंड में एक हेलीकॉप्टर दिखता है, अचानक आग के गोले में बदला नजर आता है। इसी के बाद जरूरी है आप देखें कैसे रूस से बदला लेने में रूसी सेना की पूंछ पर यूक्रेन ने पैर रख दिया है। इसीलिए 38वें सेकंड में इस वीडियो में उस हेलीकॉप्टर को और साफ होते देखिए। तिरपनवें सेकंड में आसमान में दूसरा हेलीकॉप्टर उड़ता दिखता है और तभी 55वें सेकंड पर आवाज से भी 3 गुना तेज रफ्तार से चलने वाली एक मिसाइल रूस के हेलीकॉप्टर की टेल यानी पिछले हिस्से से टकराती है। 1 मिनट में रूस के कब्जे वाले इलाके में रूस के हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने घेर कर दिया। पहले यूक्रेन की नाटो संग जाने की ख्वाहिश, फिर यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में लगे पुतिन के देश पर दुनिया भर के प्रतिबंध और फिर रूस में घुसकर यूक्रेन का पुतिन की सेना के ऑयल डिपो पर हमला और अब रूस के कब्जे वाले लुहांस्क रीजन में रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराना। क्या इन्हीं 4 कदम के बाद यूक्रेन की एक भी चूक पुतिन के परमाणु हमले की भूख को बढ़ा देगी? कोरोड में एक बड़े ईंधन के डिपो में आग लग गई और इससे रूस और यूक्रेन के बीच तनाव में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इस समय जहां हम हैं बूचा डिस्ट्रिक्ट में, इरपिन में, यहां पर तनाव को कम करने के लिए रूस की सेना पीछे हटी है, लेकिन यूक्रेन के कई हिस्सों में अभी भी ऑपरेशंस जारी हैं, मिसाइलों के अटैक हो रहे हैं और युद्ध के 38वें दिन डर इसी बात का है कि आने वाले हफ्तों में अगर शांति वार्ता से हल नहीं निकला तो तनाव और बढ़ेगा और कीव पर खतरा लगातार बढ़ता रहेगा। तनाव बढ़ने का कारण देखिए, रशियन Mi-28N हेलीकॉप्टर को ढेर करने वाला कंधा भले यूक्रेन का हो, लेकिन मिसाइल ब्रिटेन की है, उस ब्रिटेन की जो नाटो देश का अहम हिस्सा है। वो नाटो जिसके दुश्मन हैं पुतिन। ब्रिटेन की दी हुई स्टार स्ट्रिक मिसाइल से रूस के हेलीकॉप्टर को 2 टुकड़ों में यूक्रेन कर रहा है, बल्कि इसी मिसाइल से रूस के लड़ाकू विमानों को भी ढेर किया गया है।
इसीलिए अब इस आग के गोले की तरह ही आशंका की गति भड़कते हुए तेज होने लगी। क्या पुतिन की तरफ से परमाणु बटन दबाने का वक्त नजदीक आने लगा है? जहां यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर रूस की सीमा के भीतर पहुंचकर उस ऑयल डिपो पर रॉकेट बरसाते हैं, जिससे यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस को सैन्य सहायता मिलती रही। यानी क्या ये हम कहें कि रूस के भीतर पुतिन की सेना को यूक्रेन में खुराक देने वाले ऑयल डिपो पर वार, मतलब रूस की सेना के पेट पर वार, और अब रूसी कब्जे वाले इलाके में पुतिन के युद्धक हेलीकॉप्टर की पूंछ पर अटैक। क्या जेलेंस्की को पता है कि उन्होंने पुतिन के घर में घुसकर परमाणु युद्ध का जोखिम उठा लिया है? माना जा रहा है कि इसी कारण रूस के हेलीकॉप्टर को 2 टुकड़े करने की बात तो खुलकर यूक्रेन मानता है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से रूस में घुसकर तेल के डिपो को बर्बाद करने की बात स्वीकार करने में जेलेंस्की हिचकिचा जाते हैं। और अब आप ध्यान रखिए कि सिर्फ बात इतनी भर नहीं है, न्यूक्लियर बम खतरे वाले अल्टीमेटम को ट्रिगर करने वाला एक फैक्टर और है, जिसका नाम है अमेरिका। इरपिन से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहते हैं। ऐसा करने में पुतिन के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। परमाणु बम की तरह केमिकल वेपन्स भी नस्लों को बर्बाद करने वाला हथियार है। अमेरिका को शक है कि पुतिन जल्द ही इसका इस्तेमाल यूक्रेन में कर सकते हैं। इससे बचने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को जरूरी उपकरण भेजने शुरू कर दिए हैं। तो क्या केमिकल हथियार अगर इस्तेमाल हो गए तो परमाणु युद्ध की नौबत आ जाएगी? यूक्रेन में दुनिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों की तबाही देखी। यूक्रेन में रूसी वैक्यूम बम से लोगों को मरते भी दुनिया ने देखा। रूस की मिसाइलों और बमों ने यूक्रेन को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया है, जिस तरह से रूस में घुसकर यूक्रेन पर हमले का आरोप लगा है, जिस तरह से यूक्रेन ने रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, उससे अमेरिका को भी यकीन हो गया है कि यूक्रेन रूस की तरफ से भारी केमिकल अटैक की है। यानी अब यूक्रेन की जंग सबसे खौफनाक हथियार एंट्री लेने वाला है। केमिकल वेपन का एक सिलेंडर यूक्रेन के लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। रूस के बायोकेमिकल हथियार से अमेरिका भी दहशत में आ गया है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि यूक्रेन पर रूस केमिकल अटैक कर सकता है। ऐसे में अमेरिका की ओर से यूक्रेन को केमिकल हथियार मुहैया कराए जाएंगे। The United States and members of the international community have, of course, repeatedly warned about the potential for Russia to use chemical or biological weapons in Ukraine, and that Moscow is possibly planning a false flag operation. In an effort to assist our Ukrainian partners, the U.S. government is providing the government of Ukraine with life-saving equipment and supplies that could be deployed in the event of Russia's use of a chemical and biological weapon against Ukraine. यूक्रेन जंग शुरू होने के चंद दिनों के भीतर बायोकेमिकल हथियारों के इस्तेमाल की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, जिसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी ये कहना पड़ा था कि अगर रूस ने केमिकल अटैक किया तो फिर अमेरिका और नाटो भी उसी भाषा में जवाब देंगे। We would respond. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने यूक्रेन अमेरिकी देखरेख बायोकेमिकल हथियार बनाए जाने का दावा किया। अब अमेरिका को डर है कि एक बार यूक्रेनी लैब पर कब्जा होते ही रूस इन केमिकल वेपन को यूक्रेन के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा, जिसे देखते हुए जो बाइडेन आज एक बार फिर रूस को खुलेआम धमकी दी। We would respond. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. नस्लों को बर्बाद करने वाला ये हथियार 2 तरह का होता है। पहला है केमिकल वेपन, यानी रासायनिक हथियार, जिसमें जहरीली गैस या फिर पदार्थ से हमला होता है, जिससे इंसान का नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है। बायोलॉजिकल वेपन में वायरस, बैक्टीरिया से हमला किया जाता है, जिससे लोग अपंग हो जाते हैं, उनकी जान भी जा सकती है।
रूस पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल के आरोप लगते रहते हैं। साल 2018 में ब्रिटेन तो 2020 में अपने ही देश के लोगों पर नर्व गैस का इस्तेमाल करने का आरोप पुतिन पर लग चुका है। रूस के पास 40,000 टन केमिकल हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा जखीरा था। रूस का दावा है कि वो अपने केमिकल हथियार नष्ट कर चुका है, लेकिन पश्चिमी देशों को उस पर यकीन नहीं है। आरोप है कि 2015 से जारी गृह युद्ध के दौरान सीरिया सरकार ने 336 बार केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीरिया को ये केमिकल हथियार उसके दोस्त रूस ने दिए थे। सीरिया में रासायनिक हमले ने वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह को दबा दिया था, जो काम रूस की बड़ी और खतरनाक मिसाइलें नहीं कर पाई थी। दावा है कि वो काम रूस के रासायनिक हथियारों ने कर दिखाया था। जानकारों को लगता है कि पुतिन अब यूक्रेन में ये सब दोहराना चाहेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन का अब तक हथियार डाला नहीं है। रूस ने अपनी मिसाइलों और बमों से यूक्रेन की इमारतों को तो धराशायी कर दिया है, लेकिन अब भी उसकी सेना पर यूक्रेन के लोग घात लगाकर हमला कर रहे हैं। ऐसा एक वीडियो देखिए जिसमें यूक्रेन के सैनिक रूस के टैंक को लेजर गाइडेड मिसाइल से ध्वस्त कर देते हैं। एक और वीडियो में यूक्रेन का एक सैनिक घात लगाकर रूसी टैंक को तबाह कर देता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रूसी टैंक का काफिला जा रहा है, तभी यूक्रेन का सैनिक एंटी टैंक मिसाइल से रूसी टैंकों पर हमला बोल देता है। ये देखिए, एक के बाद एक 2 टैंकों पर यह हमला होता है। इसका नतीजा ये होता है कि रूस के बाकी टैंकों और सैनिकों को वहां से भाग खड़ा होना पड़ता है। यूक्रेन की जंग में जेलेंस्की के सैनिक और लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। इमारतों के नीचे बने बंकरों में न तो मिसाइल पहुंच सकती है और न ही बम। इसीलिए अब यूक्रेन के इन छापामार लोगों का हौसला तोड़ने के लिए रूस रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, ताकि भविष्य में उसके हेलीकॉप्टर पर सवार रूसी सैनिक इस तरह न मारे जाएं। यूक्रेन युद्ध में रूस के अब तक 7 जनरल मारे जा चुके हैं। पुतिन की सेना को उम्मीद के अनुसार कामयाबी अभी तक मिल नहीं सकी है। इस वजह से कई जगह रूस की सेना में विद्रोह की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन इससे भी बड़ा दावा द सन अखबार ने किया है, जिसके अनुसार पुतिन को थायराइड कैंसर है और उनका इलाज चल रहा है। सबसे बड़े रहस्य की तस्वीर है। क्या ये पुतिन को लेकर सबसे बड़े दावे की तस्वीर है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कराटे में ब्लैक बेल्ट है। यूक्रेन को बर्बाद करने वाले पुतिन शेर का शिकार करते हैं। व्लादिमीर पुतिन को स्कूबा डाइविंग का शौक है। पुतिन घोड़े की भी सवारी करते हैं। पुतिन को देखकर कोई भी उनकी फिटनेस पर शक नहीं कर सकता। 69 साल में भी पुतिन चुस्त नजर आते हैं। लेकिन इस तस्वीर ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या पुतिन वाकई में बीमार है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति बोलते बोलते खांसने लगते हैं। देखिए, पहली बार, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और ये 5वीं बार। पुतिन 14 सेकंड 5 बार खांसते हैं। सवाल है क्यों? ये उनकी किसी बीमारी से जुड़ा कोई संकेत तो नहीं? पुतिन पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक व्लादिमीर पुतिन को थायराइड कैंसर हो सकता है। अपने स्वास्थ्य के बारे में पुतिन ने कभी कोई खुलासा नहीं किया। 69 साल की उम्र में लोग उन्हें फिट राजनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन हाल ही में पुतिन जब मीडिया के सामने आए तो वो कमजोर और थके हुए नजर आए, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई। द सन की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन की स्ट्रॉन्ग मैन छवि में पिछले कुछ सालों में नाटकीय ढंग से बदलाव आया है, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही है कि वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। खबर के अनुसार एक नई जांच से पता चलता है कि पुतिन लगातार थायराइड कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के संपर्क में रहते हैं। द इन्वेस्टिगेटिव मीडिया प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ये दावा किया गया है, जिसे रूस प्रतिबंधित कर चुका है। रिपोर्ट में कहा गया कि मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल के सर्जन
येवगेनी सिल्वानो काला सागर तट पर स्थित पुतिन के महल में उनसे मिलने के लिए 35 बार जा चुके हैं। सिल्वानो थायराइड कैंसर के विशेषज्ञ हैं। ये रिपोर्ट उन दावों का समर्थन करती है जिसमें कहा गया कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला ऐसे समय किया जब वो चिकित्सकीय समस्याओं से जूझ रहे थे। नवंबर 2020 में राजनीतिक विश्लेषक वलोरी सोलोवी ने कैंसर और पार्किंसन रोग थ्योरी का खुलासा किया था। सोलोवी ने दावा किया था कि पुतिन इमरजेंसी सर्जरी भी करवा चुके हैं, जबकि एक दूसरे सूत्र ने दावा किया कि सर्जरी दरअसल कैंसर का ऑपरेशन थी। इससे पहले इस वीडियो फुटेज के आधार पर दावा किया गया था कि पुतिन को पार्किंसंस बीमारी है। इस वीडियो में पुतिन को आप लगातार पैर हिलाते हुए और उंगलियां मोड़ते हुए देख सकते हैं, जो पार्किंसंस रोग के लक्षण है। एक टीवी मीटिंग में पुतिन को खांसते हुए भी देखा गया, लेकिन क्रेमलिन उनके स्वास्थ्य संबंधी दावों को खारिज कर दिया। लेकिन ताज़ा रिपोर्ट में उन डॉक्टरों का भी जिक्र किया गया है जो लगातार पुतिन के साथ यात्रा करते रहते हैं। ये सर्जन येवगेनी सिल्वानो है, जो 35 बार पुतिन के महल में उनसे मिलने जा चुके हैं। 2014 में पुतिन की ENT सर्जन शिगओव के साथ ये तस्वीर काफी वायरल हुई थी। न्यूरो सर्जन ओलेग मुश्किन को पुतिन का डॉक्टर माना जाता है। ल्यूदमिला नाम की ये नर्स भी पुतिन के इलाज में शामिल हो चुकी हैं। दावा किया जा रहा है कि थायराइड कैंसर की वजह से ही पुतिन के चेहरे में बदलाव आया है। वो पहले से कहीं ज्यादा फूला हुआ दिखता है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह इलाज के दौरान स्टेरॉइड के इंजेक्शन से गर्दन और चेहरे पर आई सूजन है। पिछले साल सितंबर महीने में बीमारी की वजह से पुतिन के अचानक गायब होने का दावा किया गया, जिसे रूस की सरकार ने खारिज कर दिया। लेकिन पुतिन को लेकर इस ताज़ा दावे ने साबित कर दिया है कि वो इस दुनिया के सबसे रहस्यमय इंसान है। इसीलिए उनके राज जानने के लिए उनके दुश्मन दिन रात लगे रहते हैं। इरपिन से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। पुतिन की बीमारी से भी बड़ी बीमारी है युद्ध में दुनिया को झोंक देने का रोग। ऐसा रोग जहां जिंदा ही नहीं बल्कि मृतकों का सम्मान भी दम तोड़ रहा है। जहां एक साथ यूक्रेन में कई लोगों को दफन करने के लिए उन्हीं गड्ढों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो रूस के गोले जमीन पर गिरने के बाद बनते हैं। यानी तबाही के बाद जमीन में बने गड्ढे ही अब लोगों को दफन करने के लिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। एक न्यूक्लियर वॉर में लाखों लोगों की जान जाती है, लेकिन उससे भी पहले जान दे चुके लोगों को भी रूस यूक्रेन की लड़ाई में मरने के बाद फिर से मानो मारा जा रहा है। जब शहर के शहर वीरान हो रहे हैं, जब भविष्य के सपने बच्चों की आंखों में सुनसान हो रहे हैं, जब पहचान के तौर पर सिर्फ कुछ निशान बाकी रह जाते हैं, जब घर के मालिक अपने ही घरों में गिरे बमों से दफन हो जाते हैं, जब इंसानी जिंदगी छीन लेने वाले हथियारों की कब्रगाह भी शहर की सड़कों पर नजर आती है, तब हाल में ही एक वायरल वीडियो घूमने लगा जिसमें कई सारी कब्र खुदी दिखती हैं। ऐसी कब्र पहले ही क्यों खोद दी जाती हैं? इसे समझने के लिए पूरी कहानी देखिएगा। ये तस्वीर यूक्रेन के किसी मैदान की नहीं, ये तस्वीर किसी चिल्ड्रन पार्क की नहीं, ये तस्वीर उस मास ग्रेव या कहें बहुत बड़ी कब्रगाह बन चुकी जमीन की है। ऐसी जमीन जहां तबाह घरों के पास यूक्रेन में अपनों को दफनाने के लिए लोग मजबूर हो गए। आखिर क्यों? परमाणु युद्ध जब अभी छिड़ा है, उससे पहले ही दावा है कि 38 दिन के भीतर यूक्रेन के कई शहर कब्रिस्तान की तरह बनाने के बाद रूस की सेना ने जब कुछ जगहों पर तनाव कम करने के लिए कदम पीछे खींचे तो भी मौत का बारूद बिछाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति के मुताबिक पीछे हटती रूसी सेना ने तबाही का नया तरीका खोजा। रूसी फौज हर जगह लैंड माइन बिछाती आ रही है, यहाँ तक कि मारे गए लोगों के शवों में भी माइन लगाकर रूस की सेना पीछे हट रही है। जगह जगह बारूदी सुरंग के तार लगे हैं। ऐसे हालात में आज तक संवाददाता गीता मोहन यूक्रेन के सैनिकों के साथ आपको वो गवाही दिखाने जा रही हैं, जिसे देखकर युद्ध को अपने वर्चस्व में मनोरंजन का साधन समझने वालों की भी रूह कांप जाए। यूक्रेन के मारियोपोल में जहां बच्चों को भी अब दफनाने के लिए कब्र लोग नहीं खोद पा रहे, वहां रूस के हमले में गिरी मिसाइल के बाद जहां गड्ढा हुआ वहीं लोगों को दफनाया जाने लगा। ये युद्ध की सबसे दिल दहला देने वाली कहानी है। 35 बार पुतिन के महल में घुसकर यूक्रेन के 35 शहरों को दफना दिया गया। 2014 में पुतिन की ENT सर्जन शिगओव के साथ ये तस्वीर वायरल हुई थी। 2014 में पुतिन की ENT सर्जन शिगओव के साथ ये तस्वीर वायरल हुई थी।
मैस ग्रेव्स, जहां पर कई सारे लोगों को एक साथ दफना दिया जाता है, वो पाया गया है यहाँ पे मारियोपोल में। यहाँ पर विंटर्स में पूरी जो जमीन थी उस पे बर्फ जम गया था, इसलिए बहुत लोग अपने परिजनों को बेरियल नहीं दे पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक एयर बॉम्बिंग हुआ था जिससे ये क्रेटर, ये गड्ढा बन गया था, उसी में हम व्यूअर्स डिस्क्रेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो काफी दिल को दहलाने वाली हैं। यहाँ पर लोगों को डाल दिया ताकि इसको बैरी कर सके, लेकिन बैरी नहीं कर पाए। तो मैस ग्रेव नजर आ रहे हैं, मुश्किलें हैं लोगों के लिए, और युद्ध का एक जो रेमनेंट होता है, एक जो रिजल्ट होता है, वो ये भी होता है कि कैसे अपने लव्ड वंस को वो लोग एक डिसेंट बेरियल दे पाए। अब आप सोचिए, जिस यूक्रेन में घरों के पास ही मैदानों को शमशान बनाया जा रहा है, जहां रूसी हमले से बने गड्ढे में ही लोगों को दफन करने की मजबूरी यूक्रेन में है, उस युद्ध के बीच अगर हालात परमाणु युद्ध तक पहुंच गए तब विनाश कितना बड़ा होगा। यूक्रेन की जंग पर जो तमाम हमारे संवाददाता हमें खबरें पहुंचा रहे हैं, हम एक एक करके उनके पास चलते हैं। सबसे पहले गौरव सावंत के पास चलते हैं। इरपिन बूचा से ग्राउंड रिपोर्ट गौरव हमने आपकी देखी है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे डेवलपमेंट्स इस युद्ध में हो रहे हैं। ऑयल डिपो पर रूस की सीमा के भीतर जो आक्रमण हुआ, रूसी कब्जे वाले इलाके में रूस का ही हेलीकॉप्टर को एक मिसाइल ने गिरा दिया। किस तरीके से इस कदमों से आप देख रहे हैं इस युद्ध को किस दिशा में बढ़ते हुए? बेलगरोड में हमला और कीव के आसपास से रूस की सेना का एकाएक हट जाना, ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक संकेत है। इशारा इस तरफ कि आने वाले कुछ दिनों और हफ्तों में कीव और कीव के आसपास संभवतः कोई बड़ा हमला हो सकता है, और इसके लिए रूस ने अपने सैनिक पहले ही यहां से हटा लिए हैं। रूस ने दावा तो किया कि विश्वास बढ़ाने की दृष्टि से वो अपने सैनिक इन इलाकों से हटा रहा है, लेकिन जिस तरह से रूस के हेलीकॉप्टर को गिराया गया, जिस तरह से अत्याधुनिक हथियार, चाहे वो स्विच ब्लेड ड्रोन्स हो या स्टार स्ट्रीक सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो या फिर जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हो, जिस तरह के हथियार इस समय यूक्रेन की सेना को पश्चिम के देश मुहैया करा रहे हैं, उससे यही लगता है कि यूक्रेन एक मोहरा है रूस और अमेरिका या रूस और नेटो देशों की लड़ाई में। और यूक्रेन के इतने हमलों के बाद अब रूस का पलटवार बेहद खतरनाक हो सकता है। जिस तरह से मारियोपोल में खतरनाक बमबारी हुई, जिस तरह से कई और इलाकों को यहां निशाना बनाया गया, और अब अंदाजा यही लगाया जा रहा है, अंदेशा यही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा मिसाइल से, रॉकेटों से या हवा से, आकाश से, लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल से बड़ा हमला हो सकता है। ये सब कब रुकेगा? क्या परमाणु युद्ध की चौखट पर जाकर ही, या फिर एक तारीख है 9 मई? क्या मई महीने में 90 दिन तक जिंदा शहरों को शमशान बनाते युद्ध का अंत हो जाएगा? जिसको लेकर 3 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये कि यूक्रेन 9 मई तक अगर सरेंडर कर दे और रूस की सारी शर्तें मान ले। दूसरी थ्योरी यह है कि 9 मई तक दोनों देशों के बीच कोई समझौता हो जाए। तीसरी थ्योरी डरावनी है, जिसमें आशंका है कि अगर 9 मई तक जीत का रास्ता पुतिन को नहीं दिखा तो वो अमेरिका की तरह परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में किया था। मई तक खत्म होगा युद्ध, या फिर 1000 से ज्यादा दिन तक चलेगी लड़ाई? इस कहानी को बरसते बमों नहीं, बल्कि बमों के बीच शांति की धुन के साथ देखना शुरू करिए। यूक्रेन के खार्किव शहर में, जहां पीछे तबाह हुई एक इमारत है, उसी के आगे बास्केटबॉल कोर्ट में बैठकर संगीत की धुन है। ये धुन ही सवाल करती है
क्या वो धुन खत्म होगी जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग के रूप में छिड़ी है? यूक्रेन की सेना का एक अब तक रूस के कब्जे में था, लेकिन रूस के कब्जे के बाद अब पहली बार है जब यूक्रेन की सेना अब इन इलाकों में आ रही है। हालांकि यहाँ खतरा बहुत जबरदस्त है क्योंकि एंटी टैंक माइंस अभी इन सड़कों पर है, एंटी पर्सनल माइंस है, और ये पहली बार है जब यूक्रेन की सेना और पुलिस इन इलाकों में आ रही है और जो लोग यहाँ फंसे हो सकते हैं उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन यहाँ टैंक भी आ रहे हैं और बख्तरबंद गाड़ियां भी, और एंटी टैंक माइंस और एंटी पर्सनल माइंस को निकालते हुए इनकी कोशिश यही है कि इस इलाके पर एक बार फिर अपना वर्चस्व स्थापित किया जाए। कुछ इलाकों में अगर रूस पीछे हटा और यूक्रेन आगे बढ़ा है तो खार्किव की तबाही की आसमानी तस्वीरें भी हैं। यहाँ हर जिंदगी दांव पर लगी है, ये गवाही है। वहाँ अब इंसान और मकान दोनों में जान बहुत कम बची है। तो सवाल उठता है, ये लड़ाई कब रुकेगी? परमाणु युद्ध ही अंत होगा या फिर तारीख है 9 मई युद्ध विराम की? एक इंटरव्यू में जेलेंस्की इसी सवाल के जवाब में कहते हैं, ये दर्द भरा सवाल है। जीत के सिवाय यूक्रेन के लोगों को कुछ भी मंजूर नहीं। 3 कहानी तब आपको यहाँ देखनी जरूरी है। पहली कहानी, युद्ध 3 साल चलेगा। दूसरी कहानी, युद्ध 9 मई तक चलेगा। और तीसरी कहानी, युद्ध परमाणु हमले के साथ ही खत्म होगा। क्या लड़ाई 3 साल तक खिंच सकती है? क्या यूक्रेन रूस से 3 साल तक लड़ सकता है? इस सवाल की वजह है फ्रैंक लेटविच, यूक्रेन की रॉयल एयरफोर्स एकेडमी के ट्रेनर, जो दावा करते हैं कि रूस युद्ध हार रहा है। इनके मुताबिक युद्ध विराम के साथ यूक्रेन को ही विजयी माना जाएगा। दुनिया भर की मदद से यूक्रेन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान की तरह तेजी से उभरेगा। Березень і 5 днів лютого загарбники намагаються. हम किसी पर भरोसा नहीं करते, हमें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा नहीं। असली हालात देखने हैं तो युद्ध क्षेत्र को देखो। हम हार नहीं मानेंगे और अपने 1-1 मीटर जमीन के टुकड़े और हर इंसान के लिए लड़े। ये दावा जेलेंस्की का है, लेकिन रुकिएगा, एक दावा रूस का भी है। 9 मई 2021 मॉस्को का रेड स्क्वायर, वो तारीख जब रूस ने यूक्रेन से पहले पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाई। 9 मई वो तारीख है जब पूरे विश्व को अपनी विजय गाथा का उत्सव रूस दिखाता है। जैसे पिछले साल 12,000 से ज्यादा सैनिक, 200 से ज्यादा सैन्य हथियार और लड़ाकू विमानों की पावर पुतिन ने मॉस्को से दिखाई थी। क्या इस बार भी 9 मई की तारीख ही युद्ध के अंत की गवाही देगी? इसके लिए पहले 9 मई का रूस के लिहाज से इतिहास जानिए, जिसका संबंध दूसरे विश्व युद्ध से ही है, जब 1945 में जर्मनी को सोवियत संघ ने धूल आखिर में चटाई थी। जब हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 30 अप्रैल 1945 को अपने बंकर में आत्महत्या करनी पड़ी और फिर 8 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर किया। जिस समय जर्मनी की सेना सरेंडर की शर्तों पर हस्ताक्षर कर रही थी, तब जर्मनी में 8 मई थी, लेकिन रूस में 9 मई की तारीख लग चुकी थी। इसी कारण 1945 के बाद से रूस में 9 मई को विक्ट्री परेड का आयोजन होने लगा। क्या इस बार यूक्रेन में जीत हासिल करके 9 मई को ही मॉस्को में विक्ट्री परेड पुतिन देखना चाहेंगे या फिर कहानी फिर पलटेगी? नाटो देश की सेनाएं भी सैन्य अभ्यास में लगी हुई हैं। यूक्रेन की सेना अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों से मिले हथियारों के दम पर लगातार लड़ रही है। और तब कहीं 9 मई से पहले पुतिन को जीत यूक्रेन में नहीं मिलती तो क्या वही होगा जो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के साथ किया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के लगातार लड़ते रहने पर अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिरा दिया था। लाखों लोग मारे गए थे। उसी परमाणु बम के साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। क्या 9 मई तक जीत नहीं मिली तो जिद और युद्ध के जुनून में पुतिन भी अमेरिका की तरह परमाणु हमला कर सकते हैं?
हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश पवार भी सीधे कीव से जुड़ रहे हैं। राजेश, युद्ध कितना लंबा जा सकता है? कुछ शहरों में हमने देखा कि वापस यूक्रेन ने कब्जा हासिल कर लिया है रूस के जाने के बाद। क्या हम ये समझें कि अभी असली तबाही बाकी है? देखिए, युद्ध कितना लंबा चल सकता है ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल सवाल है। इसका जवाब देना आसान नहीं है। यूक्रेन बोल रहा है कि वो 3 साल तक ये युद्ध लड़ सकते हैं और रूस की कैपेबिलिटी भी लड़ने की काफी लंबी समय तक की है। लेकिन ये दोनों देश समझते हैं कि जितना लंबा ये युद्ध खिंचेगा, उनकी जनता, उनकी सेना और उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि युद्ध बहुत लंबा खिंचेगा। या तो इसमें कोई ना कोई बातचीत से समाधान निकल जाएगा, या ये युद्ध बहुत भयंकर दिशा में जाने वाला है, जहां केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी संभावना बनती हुई दिख रही है। कितना विनाश झेलना पड़ेगा यूक्रेन को, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन जिस तरह से अभी यूक्रेन ने काउंटर अटैक करने शुरू किए हैं, अगर ये सच है कि उसने बेलोगोरोद में ये ऑयल डेपो जो रूस की सीमा के अंदर था उसको उड़ाया है, तो ये अपने आप में एक संकेत है कि रूस को भी आने वाले दिनों में भारी हमला झेलना पड़ सकता है। क्योंकि अमेरिका अभी बहुत अत्याधुनिक जो हथियार हैं, मॉडर्न वेपन्स हैं, वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद दोनों देशों में भारी तबाही होने की आशंका है। तो यूक्रेन से हमारे संवाददाता हैं, तो रूस के जो कब्जे के इलाके हैं यूक्रेन में, वहां पर हमारी संवाददाता गीता मोहन हमारे साथ हैं। गीता, डॉनबास के इलाके की अलग अलग रिपोर्ट्स आपने दिखाई है, लेकिन इसमें यहां पर एक चीज मैं समझना चाहती हूं, क्योंकि पश्चिमी देश बार बार कहते हैं कि रूस परमाणु हमला कर सकता है। रूस ने पहले भी कहा था कि अगर उसके अस्तित्व पर प्रश्न आया तो वो कभी भी गुरेज नहीं करेगा इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल से। इस समय कितना बड़ा थ्रेट कितना वास्तविक थ्रेट हम देखते हैं? देखिए, जब रूस अस्तित्व की बात करता है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात करता है, वो यूक्रेन फोर्सेस के बारे में नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है वेरी क्लियरली कि अगर वेस्ट यानी कि नेटो, अमेरिका अंदर आते हैं तो वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा रूस के लिए, और तब रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन हमेशा से ये कहता आ रहा है कि रूस अपनी लड़ाई बढ़ा रहा है और अटैक्स बढ़ा रहा है, लेकिन क्या वो अमाउंट करेगा न्यूक्लियर अटैक पर? ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि रूस ने पहले से प्रिटेक्स्ट खड़ा कर दिया है कि अगर यूक्रेन नेटो में जाता है, अगर वेस्टर्न फोर्सेस यूक्रेन के अंदर आते हैं, तो वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है रूस के लिए, और तब रूस कड़ी से कड़ी कदम उठाएगा जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल है। अब पाकिस्तान में चल रही सियासी जंग की बात कर लेते हैं, जहां इमरान और विपक्षी नेताओं में राजनीतिक बॉक्सिंग चल रही है। इमरान खान कह चुके हैं कि वो संडे सरप्राइज देने जा रहे हैं, जो विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हो सकता है। दावा है कि इमरान अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ देशद्रोह के केस दर्ज करेंगे और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान की सियासी जंग और भी खतरनाक हो जाएगी। इमरान खान चौक में, चौराहे में, बाजारों में, गलियों में, सड़कों में लड़ेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। रोने नहीं लगा, मेरा मतलब है इस अपोजिशन ने उसको जिंदा कर दिया है। हर घंटे बाद इन 24 घंटों में सूरत हाल बदल सकती है। ये 22 करोड़ों को बटेरे समझने वाले लोग, मैं इनके खिलाफ सियासी ऐलान जंग कर रहा हूं। सारी दुनिया का ध्यान भले ही रूस और यूक्रेन की लड़ाई पर लगा हो, लेकिन पाकिस्तान में एक अलग ही लड़ाई चल रही है, जिसमें सियासी दल अपने फायदे के लिए पाकिस्तान की कब्र खोदने में जुट गए। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। राजनीतिक लड़ाई की वजह से पाकिस्तान में तापमान काफी बढ़ गया है। गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि स्टूडियो अखाड़े में तब्दील हो गया है। अब मेरे भाई स्टूडियो में आना, बैठ के फटके मारते हो, स्टूडियो में आना। गीदड़ और चूड़ियों की बातें करने वाले ये इमरान के करीबी नेता हैं, जिनकी सारी अकड़ को नवाज शरीफ की पार्टी के एक नेता ने स्टूडियो पहुंचकर निकाल दी।
ऐसी वैसी हरकत की, ठीक 5 मिनट के फासले पे हमारे लोग बैठे हुए, 5 मिनट के फासले पे, और इनकी सोच और तसव्वुर से भी बाहर है कि हम इनका हशर क्या करेंगे और इनके साथ करेंगे क्या। मतलब ये दुनिया में रह रहे हैं, ये मौसम राजा साहब को चूड़ियां नहीं पाई, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं ये जिस दुनिया तो में भाई स्टूडियो में करो ना आगे प्रोग्राम, घर में बैठ के भड़के लगा रहे हो। मर्द के बच्चे हो तो पारस के स्टूडियो में आओ, स्टूडियो में अब मेरे भाई स्टूडियो में आना, वहाँ घर में बैठ के गीदड़ की तरह अपने नवाज शरीफ लीडर गीदड़ की तरह भगोड़े की तरह घर बैठ के भड़के मारते हो, और स्टूडियो में आओ ना, स्टूडियो में स्टूडियो में आपको चूड़ियां नहीं पहनी हुई। बात सुनने में टाइम कम है जी। अच्छा मैं आ रहा हूँ, इनके अगले पिछले याद करा दूंगा पाकिस्तानियों, इनके अगले पिछले। ये मुल्क इस तरह के हालात का मुताबिल नहीं हो सकता। जिस लीडर ने इनके अगर मेरे लीडर के बारे में बदनामी की, जुबान हक से खींच लेंगे, मैंने कोई बदनामी नहीं की, वो जुबान हक से खींच लूंगा। एक सेकंड उस्मान डार साहब, जितना आपने रिलैक्स होकर पूरा शो किया है ना, आप इधर इसको भी बिठा राजा साहब, मैं अभी वेट कर रहा हूँ तेरी ऐसी राजे की। ये मुल्क इस तरह के हालात का मुताबिल सर, ये गलत है, इस तरह ना करें। आप बड़ा वो देखिए, वो भी जज्बाती होकर वहां से आप आए, मैं आपको साथ में लिंक करके ट्वीट कर रहा हूँ। हालांकि हमारी ये रवायत नहीं है कि हम सियासतदान हैं, हम 2 दफा इलेक्शन लड़ चुका हूं, मैं 2 दफा मुंतखब हो चुका हूं, मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा हूं। मुझे ये चीजें बिल्कुल मुनासिब नहीं लगती, किसी के साथ इखलाकियात से गिरना, फजूल गीदड़ का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, आपने मुझे चैलेंज किया कि मैं वहां पे घर गीदड़ों की तरह बैठा हूं, मैं आ गया हूं। अब मुझे आप बताएं कि गीदड़ कौन है? गीदड़ आप हैं, और आपको पता है और मुझे आपका पता है कि आप कितने पानी में, और जो आपका कामयाब प्रोग्राम था ना नौजवानों वाला, उसमें जो टी शर्टें खरीदी हैं, जो कोरोना के दिनों में करप्शन हुई है ना, उसका सारा हिसाब किताब हमारे पास मौजूद है, आप फिक्र ना करें। बात तो मुकम्मल करनी है, 2 बंदों की आपने पूरी बात सुनी है। टीवी स्टूडियो में सिर्फ नेताओं के बीच दंगल नहीं हो रहा, पत्रकार भी एक दूसरे पर भड़क रहे हैं, हर जगह खुलेआम जंग हो रही है। वफादारी सिर्फ पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। अब इसकी तरह रेलेवेंस बनाया ना आज वाले उससे कि क्या है। एक मिनट, मुझे बात तो मुकम्मल करने देना। 2 बंदों की आपने पूरी बात सुनी है सर, वो उन लोगों की बात का ड्यूरेशन भी कम था ना, मैं चाह रहा हूँ सबसे बात हो जाए। कंप्लीट माय आर्गुमेंट वसीम बदामी, लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट प्लीज। ओनली वी कैन डू इट इन द लिमिटेड टाइम बिकॉज आई वांट अदर। मैं इसी में कर रहा हूँ, आपको उस वक्त बात नहीं आई कि जब बाकी 2 बंदों की बात हुई है, उन्होंने अपने मुकर्रर वक्त में बात खत्म करी ना, इसलिए उन्होंने तकरीर नहीं की, इसलिए लेट मी आंसर इट। कोई काम की बात सुननी नहीं है आपने? नहीं, मेरे ख्याल में तो बाकी मेहमानों ने भी काम की बात की, आपके ख्याल में आप ही अकले कुले सिर्फ आप काम की बात कर रहे हैं। मैं भी काम की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब इफ यू कैन डू इट इन द लिमिटेड टाइम। मैं काम की बात नहीं कर रहा, तो आपने वो करनी है, सुने फिर आप, मैं उठ के चला जाता हूँ। नहीं सर, वो तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं तो आपसे चले, आपकी मर्जी है जनाब जी। इसमें बताइएगा साबिर शाकिर साहब, क्या क्या इस पे कहिएगा कि इन सब के लिए अब इमरान खान को शिकस्त देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और आप देखेंगे, और अगर वो इस्तीफा देना चाहते तो 4 दिन पहले दे देते। ही इज नॉट विदाउट होप एंड प्लान, एंड इवन इफ दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन इज टेबल्ड, नो कॉन्फिडेंस मोशन विल बी डिफीटेड। ही हैज सफिशिएंट नंबर ऑलरेडी। आज तक उन्होंने कार्ड कोई नहीं शो की है, ये आपको बड़ी गलत फहमी है कि वो मार गया, हार गया। कोई हारा बुरा नहीं है, वो इस वक्त जीत और वो। पाकिस्तान की सियासी जंग कितनी बुरी तरह से मुल्क को झुलसा सकती है, अब उसका एक और उदाहरण देखिए, जिसमें इमरान खान के समर्थक विपक्षी दल के नेताओं को फिदायीन हमला करने की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी जंग कितनी बुरी तरह से मुल्क को झुलसा सकती है, अब उसका एक और उदाहरण देखिए, जिसमें इमरान खान के समर्थक विपक्षी दल के नेताओं को फिदायीन हमला करने की धमकी दे रहे हैं। मेरा मतलब मुझे सामने नजर आ जाए, मैं इनको उड़ा दूंगी, मैं नहीं देखूंगी कि मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर आपके बच्चे भी होंगे, मेरे बच्चे भी हो ना, मैं खुदा की कसम खा के कह रही हूँ, मैं मौलाना डीजल को यहाँ पे बम बांध के ना निपट जाऊंगी उसको, मैं बताऊंगी नहीं। और ये जो चोर है, तो ये चोर है जो भोग रही है, ये नवाज शरीफ की बेटी, उसको कहे अपने बाप को घसीट के पाकिस्तान में लेकर आए पाकिस्तान में, जो वहां बैठे हुआ प्लेटलेट्स खत्म हो गए थे उसके, और वो मर रहा था उस वक्त, अब वो जिंदा है उसके बाद।
इमरान खान जानते हैं कि उनके पास नंबर नहीं है, फिर भी वो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का अमेरिका से झगड़ा करवा रहे हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र को तार-तार कर रहे हैं। वहीं उनके नेताओं ने मंत्री पद से हटने के बाद काम धंधों की तलाश शुरू कर दी है, जिसमें शेख रशीद सबसे आगे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब टीवी एंकर बनेंगे। कहना चाहता था क्योंकि मेरे पास अब काम नहीं था और यही काम है, और शायद मैं रमजान के बाद या ईद के बाद किसी एक टीवी पे बतौर एंकर भी आ रहा हूं। मैं आप सबका मशकूर हूं कि आपने मुझे। भारत और पाकिस्तान साथ आजाद हुए। पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले आजादी का जश्न मनाता है, लेकिन विकास के हर मोर्चे पर वो हिंदुस्तान से पीछे है। इसकी सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार और धार्मिक कट्टरता है, जिसके संक्रमण में पूरा पाकिस्तान आ चुका है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन युद्ध में पुतिन के दिमाग में बदला हुआ प्लान नजर आता है। सेनाएं कुछ शहरों से पीछे हटी हैं, लेकिन ऐसा प्लान शांति नहीं बल्कि बड़े हमले के संकेत भी दे सकता है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत 2 परमाणु बम धमाकों के साथ हुआ था। तीसरा विश्व युद्ध क्या परमाणु हमले के साथ ही शुरू होगा? अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।